दोस्तों, अब हम चैप्टर 3 में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में द फ्रेंच का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेंच कैसे आते हैं। कहते हैं कि जो फ्रेंच थे हार्बर्ड ए विश टू एंगेज इन द कॉमर्स ऑफ द ईस्ट सिंस द ओपनिंग ईयर ऑफ द 16th सेंचुरी। भी 16th सेंचुरी में ही ये आना चाहते थे। और फ्रेंच कहते हैं लास्ट यूरोपियन थे कम टू इंडिया। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। और इनका भी मेन पर्पज था ट्रेड करना। सबसे पहले तो सबका पर्पज तो ट्रेड करना ही था, लेकिन हमारे वाले बेवकूफ इतने थे ना, सबको राजा बनने के ख्वाब आने लगे थे। कहता है कि फ्रांस के अंदर लुइस 14 एक राजा होता था, और उसका एक मिनिस्टर होता था कोलबर्ट। क्या नाम था? कोलबर्ट। और उसने एक कंपनी बनाई, कैंपेन दी इंडीज और ओरिएंटलिस। ठीक है, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ईस्ट इंडिया तो सब में ही लगना था। किसी के इंग्लिश लग गया, किसी के फ्रेंच लग गया, किसी के डच। ईस्ट तो इसीलिए लगना था कि ईस्ट साइड में था, इंडिया में जाना था, और कंपनी तो फिर कंपनी है ही। 1664 में बनती है, आपको ये याद रखना है। फ्रेंच जो लुइस था 14 के समय में ये कंपनी बनती है। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। और इसको सीधा भाई 50 साल का मिल गया। क्या कि अपना 50 साल का आपको फरमान इशू किया जाता है, आप ट्रेड करो, मोनोपोली करो वहां पे जाके। और फिर साथ में कंपनी को कंसेशन भी दिया कि भी बेंडागास्कर में भी अगर आपको ट्रेड वगैरह करना है या टेरिटरी वगैरह कौन कर करनी है, भी दिमाग में ही लेके चल रहे थे कि भी अपनी जमीनें हड़पनी है और बस लूटपाट मचानी है। ठीक है, ये इनके, क्योंकि यूरोप में भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे थे, वहां पे कोई अच्छे से थोड़ी रह रहे थे ये लोग। फिर उसके बाद कहते हैं द कंपनी स्पेंट ए लॉट ऑफ इट्स मनी, भी बहुत सारा मनी लग गया इनका अपनी कॉलोनी रिवाई करने के लिए मेडागास्कर में, बट इनको कोई सक्सेस नहीं मिली। फिर 1667 में फ्रेंकोइस कैरोन हेड करता है इंडिया के लिए एक ग्रुप एक्सपीडिशन, मतलब कि एक मिशन लेके चलते हैं और फैक्ट्री सेटअप करते हैं सूरत में। मरकारा ए पर्शियन हु अकम्पेंड कैरोन, मतलब कि मरकारा नाम का एक आदमी था, पर्शियन आदमी था, जो इसको साथ में लेके चलता है कैरोन को। और एक अनदर फैक्ट्री लगाई जाती है मिलके, दोनों मिलके मछलीपट्टनम में 1659 में ये फैक्ट्री लगाते हैं। और फिर उसके बाद पेटेंट ले लेते हैं सुल्तान ऑफ गोलकंडा से 1659 में। फिर 1673 में क्या होता है कि परमिशन मिलती है सहिस्ता खान से, जो मुगल सूबेदार था बंगाल में, टाउनशिप बनाने की, चंदर नगर जो नियर कोलकाता। ठीक है, जो 4 इसको बनाता है। ये आपको याद रखने हैं। तो आपने क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि फॉर्मेशन कब हुआ? 1664 में हुआ। किस राजा के टाइम पे हुआ? लुई 14 के टाइम पे हुआ। इसका मिनिस्टर कौन था? कोलबर्ट था। कंपनी का नाम क्या था? इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था। 50 साल के लिए मोनोपोली मिली। पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई 1668 या 1667 में। फिर उसके बाद इन्होंने 1659 में पर्शियन मर्चेंट के साथ मिलकर मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई। उसके बाद 1667 से 1672 के बीच में कंपनी को इसने फ्रेंच जो कैरोन था सॉरी, फ्रांकोइस कैरोन, इसने कंपनी को लीड किया। उसके बाद क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फिर आता है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी नर्व सेंटर था, मतलब नस थी किसकी? फ्रांसीसियों की। और पावर यहीं से ये होल्ड करते हैं इंडिया के अंदर। अब ये कैसे करते हैं वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। 1673 में कहते शेर खान लोधी था, गवर्नर था वैली कोंडापुरम का, बीजापुर सुल्तान के अंदर ये आता था। ये ग्रांट कर देता है फ्रैंकोइस मार्टिन को, क्या कि जो मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री है वहां पे आप एक सेटलमेंट बना लो। और पौंडीचेरी फाउंड किया गया था 1674 में। और उसके बाद सीधा ही मतलब जो मार्टिन था वो रिप्लेस कर देता है किसको? कारोन को, मतलब कि मार्टिन अब क्या बन जाता है? गवर्नर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? 1674 में पौंडीचेरी है वो फ्रांस का हेडक्वार्टर बन जाता है। और फ्रैंकोइस मार्टिन है वो 1706 तक बहुत ज़्यादा डेवलप कर देता है किसको? पौंडीचेरी को। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना
कि पौंडीचेरी को डेवलप किया जाता है फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। फिर अर्ली सेटबैक क्या रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, फ्रेंच के लिए, फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है यहाँ डच थे, यहाँ पोर्तुगीज थे और इंग्लिश थे, इनके लिए पहले से ही दुश्मनी है वो चल रही थी। अब क्या होता है कि रिवॉल्यूशन का दौर था, डच कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी को फिर से 1693 में, और फिर इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ राइसविक, ये आपको याद रखना है। 1697 में रिस्टोर कर लेते हैं फिर से फ्रेंच पुडुचेरी को, और इस तरह से वहां पे अपना एक गैरिसन मतलब कि आर्मी वगैरह और ये सब रखते हैं। वंस अगेन द अंडर द फ्रांकिस मार्टिन एबल टू गाइडेंस करता है, पुडुचेरी को फिर से फ्लरिश करता है और मोस्ट इंपोर्टेंट सेटलमेंट बना देता है इंडिया के अंदर पुडुचेरी को, फ्रेंच की सेटलमेंट। उसके बाद एक बैड टर्न आता है कंपनी के लिए, एक वार छिड़ जाता है, वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, ये यूरोप में छिड़ता है और लड़ते ये भारत में है, ये याद रखना, ये ट्रीटी याद करने में आपको फिर कंफ्यूजन होगा। इस तरीके से दे हैड टू अबेंडन देयर फैक्ट्री एट सूरत, मतलब कि ये जो वार है ये लोग हार जाते हैं, हार जाते हैं तो इनको जो अपना जो ट्रेड है सूरत में, मसूलीपट्टनम में, मतलब इंडिया में छोड़ना पड़ता है। इस तरह से द फ्रेंच इन इंडिया अनदर सेटबैक, द फ्रैंकिस मार्टिन डाइड, जब मर जाता है तो एक और सेटबैक आ जाता है क्योंकि इसको यहाँ पे नॉलेज थी मार्टिन को। फिर रीऑर्गेनाइजेशन होता है फ्रेंच कंपनी का, अब वो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। 1720 से लेकर 1742 तक कैसे ये रीऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे अंग्रेजों के फ्रेंचों का स्ट्रगल होता है, सुप्रीमेसी होते, कर्नाटक वार लड़ा जाता है। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या रहता है। बैकग्राउंड ऑफ राइवलरी ये था, जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच थे, इंडिया आए थे ट्रेड करने के पर्पज से, और अल्टीमेटली ये क्या कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है, पॉलिटिकल सिचुएशन में ये अपने आप को पाते हैं इंडिया में, मतलब पॉलिटिकली इंटरफेयर करना वो शुरू कर देते हैं। कहता कि दोनों का अपना विजन है, एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल पावर ओवर द रीजन। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया रिफ्लेक्टेड द ट्रेडिशनल राइवलरी ऑफ द इंग्लैंड और फ्रांस थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज, मतलब कि ये जानी दुश्मन थे यूरोप में, पहले एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे, ठीक है। और इंडिया के अंदर लड़ना क्यों शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका वार शुरू हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रिया कंट्री है, ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों एक साथ हैं ये कंट्री, वहां पे अपने उत्तराधिकार की ये लड़ाई लड़ते हैं। तो वहां पे इनकी लड़ाई मची हुई थी और ऑलरेडी यहाँ पे ये ट्रेड करने के लिए आए हुए थे, तो यहाँ पे भी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। अगर हम इंडिया के सिनेरियो में बात करते हैं तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। कितने कर्नाटक युद्ध होते हैं? 3। और जो डिसाइड करते हैं वंस फॉर ऑल, भाई या तो अंग्रेज ही रहेंगे या फ्रेंच ही रहेंगे, दोनों में से एक ही मास्टर रहेगा, तो 2 मास्टर, एक म्यान में 2 तलवार हैं, वो नहीं रहेंगे। 1740 में एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि अनसर्टेन हो जाता है इंडिया, साउथ इंडिया, और कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हैदराबाद का निजाम था असफ जहां, वो बूढ़ा हो गया था और फुल्ली एंगेज्ड हो गया था इसके अंदर बैटल, जो मराठा के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, हैदराबाद के निजाम के और मराठाओं की लड़ाई चल रही थी, और वैसे भी ये बूढ़ा भी हो चुका था, और इस युद्ध में इसकी हो जाती है डेथ। फिर साउथ का जो किंगडम है कोरोमंडल कोस्ट पे, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई राजा वहां बचता नहीं है, तो बैलेंस ऑफ पावर हो नहीं पाता। और इनको क्या चाहिए था, फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को, इनको तो मौका चाहिए था ना वीक सिचुएशन का। और विजयनगर एम्पायर में भी वो हो रहा था, फूट पड़ी हुई थी, मैसूर में, कोचिन में, ट्रेवनकोर में, मलाबार वाले कोस्ट वाले रीजन में, सब जगह इतना वीक हो चुका था इंडिया। अब इनकी बारी थी। इनकी बारी कैसे थी? पहला जो वार होता है वो शुरू होता है 1740 से लेके 1748 में, ठीक है, वो हमने देखना है। इसको बोलते हैं फर्स्ट वार, कर्नाटक वार। और इसका बैकग्राउंड क्या था? यूरोप में कोरोमंडल कोस्ट वाला जो रीजन था और उसके आसपास वाला जो रीजन था, वहां पे एक्सटेंशन करनी थी इनको, फ्रांसीसियों को। और इमीडिएट कोज क्या बनता है? इमीडिएट कोज बनता है इनका, यूरोप में तो इनकी लड़ाई चल ही रही थी ऑस्ट्रेलिया वार और सक्सेशन के लेके। तो क्या होता है कि जो इंग्लिश नेवी थी अंडर जो बार्नट, ये सीज कर लेते हैं फ्रेंच की शिप को और प्रोवोक करते हैं फ्रांस को।
फ्रांस रिटेलिएट करते हैं, मद्रास में इनका जो जमीन थे वो छीन लेते हैं अंग्रेजों की। और फिर क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फ्लीट फ्रॉम द मॉरिशस, मॉरिशस से एक फ्लीट मंगवा लेते हैं ईसल ऑफ फ्रांस अंडर एडमिरल ला बुडोनास, ये इसका जो कैप्टन है जहाज का उसका नाम है। उस टाइम ये फ्रांसीसियों का गवर्नर था मॉरिशस के अंदर। तो इस तरह से पहला वार है वो शुरू होता है। मतलब कि बैकग्राउंड आपने क्या देखना है, बैकग्राउंड आपने ये देखना है, ये जो लड़ रहे होते हैं ना, ये ऑस्ट्रिया में लड़ रहे होते हैं, वहां पे सक्सेशन का वार चल रहा होता है। इंडिया में ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां लड़ रहे हैं, तो obvious सी बात है यहाँ पे भी दुश्मनी। और इमीडिएट कोज अगर पूछें तो अंग्रेज है, फ्रांसीसियों की शिप है वो कैप्चर कर लेते हैं, प्रोवोक करते हैं फ्रांस को। और रिटेलिएशन में फ्रांस भी क्या करता है, एक बेड़ा मंगा लेता है अपना से मॉरिशस से जहाज मंगवा लेता है। ऑलरेडी यहाँ पे भी इनके नेवी बेस थे और इनकी लड़ाई इस तरह से शुरू हो जाती है। और ये जो लड़ाई शुरू होती है ये 1748 में शुरू होती है। इनके बीच में एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपल। ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपल। देखो नाम विदेशी है ना, और युद्ध देशी है युद्ध मतलब कि कर्नाटक वार है, और ट्रीटी क्या है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपल। तो आपको ये समझ आना चाहिए। तो ये ट्रीटी इंडिया में नहीं होती, ये इन दोनों देशों के बीच में ऑस्ट्रेलिया में होती है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया में होती है, ठीक है। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ कि मद्रास तो दोबारा से अंग्रेजों को दिया जाता है और फ्रेंच को उनकी टेरिटरी नॉर्थ अमेरिका में मिल जाती है। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ता है, ट्रीटी ऑफ एक्सचेकर। मतलब भी अमेरिका में संधि होती है, अमेरिका में दोनों देशों के हेड मिलकर डिसाइड करते हैं कि भारत के अंदर जो मद्रास है वापिस अंग्रेजों को कर दो, और इसके बदले में आप क्या ले लो, नॉर्थ अमेरिका में टेरिटरी ले लो। और इस ट्रीटी का सिग्निफिकेंस क्या था कि बैटल ऑफ सेंट थोमे होती है दोनों इसमें नेवी के बीच में, और फ्रांस फोर्सेस बिटवीन द फ्रांस फोर्सेस एंड द फोर्सेस ऑफ द अनवरुद्दीन। मतलब फ्रांस वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नवाब ऑफ कर्नाटक टू हुम द इंग्लिश अपील्ड फॉर हेल्प, और कर्नाटक का जो नवाब था, ठीक है, अनवरुद्दीन, ये इसको कहता है इंग्लिश को कि मेरी हेल्प करो। और जो फ्रांस आर्मी का कैप्टन था, कैप्टन पैराडाइज, डिफीट कर देता है स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी ऑफ मुजफ्फर खान सेंट थोमे में। तो इस तरह से एक ट्रीटी है वो कंक्लूड होती है। मैं आपको ना बहुत अच्छे तरीके से ये वॉर समझाऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि ना ये क्लियर ही नहीं होते हैं लोगों को, आज भी ये क्लियर नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम सिर्फ इन जो वॉर्स को लेके कंक्लूड करेंगे, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी आपको, ओके।